नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कई बार आर्थिक विपन्नता और सामाजिक गैर बराबरी समाज को एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़े कर देते हैं जहां वो सांस्कृतिक और बौद्धिक तौर पर दरिद्र हो जाता है। क्या हिंदी पट्टी की सांस्कृतिक विपन्नता को आर्थिक एवं सामाजिक संरचना बदले बगैर ठीक किया जा सकता है? इस छोटे से सवाल के साथ पेश है आज का ताना बाना। आज ताना बाना में आप देखेंगे जन कवि किसे कहा जाए, इस मुद्दे पर एक बहस। इसमें हिस्सा लेंगे सविता सिंह, बल्ली सिंह चीमा और अष्टभुजा शुक्ल। अशोक वाजपेयी अपने वीडियो स्तंभ दूसरी आवाज में आज बात करेंगे भारत भवन के उत्थान और पतन की। वरिष्ठ कवि विष्णु नागर से सुनेंगे उनकी कुछ कविताएं। सारा राय के कहानी संग्रह नबीला और दूसरी कहानियों पर बात करेंगे प्रोफेसर अपूर्व नंद के साथ। ज्ञान चतुर्वेदी के व्यंग्य स्तंभ ना काहू से बैर में आज जंगल में बकरियों के आंदोलन पर शेर की चिंता के बारे में टिप्पणियां। उर्दू की मशहूर लेखिका कुर्तुलिन हैदर से जुड़े अपने संस्मरण सुनाएंगे वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक परवेज अहमद। और अंत में सुनेंगे सौम्य मालवीय की कविताएं। जाने अनजाने अक्सर किसी भी कवि को जन कवि के खिताब से नवाज दिया जाता है, लेकिन क्या ऐसा करना ठीक होगा? आखिरकार वो कौन सी कसौटी हो सकती है जिसके आधार पर यह तय किया जाए कि कोई कवि जन कवि है या नहीं है? क्या उन कवियों को जन कवि कहा जा सकता है जो हल्की फुल्की मनोरंजक कविताएं लिखकर लोकप्रिय हो जाते हैं, या उन्हें जन कवि कहा जा सकता है जो जनता के दुख दर्दों को समझकर कविताएं तो लिखते हैं मगर उनके साथ खड़े नजर नहीं आते हैं? आज की बहस इन्हीं सवालों पर केंद्रित है और उसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कवि अष्टभुजा शुक्ला, सविता सिंह और बल्ली सिंह चीमा। सबसे पहले आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सविता जी, आपसे शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि आप जन कवि किसे मानेंगी? बहुत सारी परिभाषाएं हैं। कई लोग उनको जन कवि मानते हैं जिनके गीत सुनने के लिए, कविताएं सुनने के लिए हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। कई की परिभाषा में वो जन कवि है जो जनता की बात कहता है। आप क्या सोचती? मेरे ख्याल से तो जन कवि वही होते हैं जो जनता की तरफ से, जनता के लिए, और उनकी आवाज को ही वो अपने शब्दों में ले आते हैं। जन कवि का मतलब ये नहीं है कि कोई पॉपुलर हो। बहुत सारे वल्गर किस्म की कविताएं कहने वाले लोग बहुत पॉपुलर होते हैं। तो आपके समाज में, आपके समाज की सांस्कृतिक स्थिति क्या है, ये उस पर निर्भर करता है। तो मैं तो कहूंगी कि जन कवि वही है जो जनता की आवाज को आवाज दे, जनता की जरूरतों को भी, उनकी दृष्टि को भी कविता में लेकर के आए। वही जन कवि हो सकता है जो जनता की तरफ उसकी परेशानियों को नहीं समझ रहा है। तो मनोरंजन के लिए चाहे आप कितने भी पॉपुलर हो जाएं, आप जन कवि नहीं हो सकते मेरी दृष्टि में। जी, चीमा साहब, आप क्या सोचते हैं जन कवि होने का मतलब क्या है? हमारे देश में जन कवि होने का दावा बहुत सारे कर सकते हैं, जनता की बात करने वाले बहुत सारे कवि हो सकते हैं, लेकिन सारे कवि तो जन कवि नहीं कहलाएंगे। जनता की बात कह रहे हैं फिर भी जनता के कवि नहीं है, क्यों? मेरे से कह रहे हैं आप? जी, मुझसे पूछे। मैं ये मानता हूं कि जिसको कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा कहा था, महात्मा गांधी ने अंतिम आदमी कहा था, जिसे हम जन साधारण कहते हैं, आम आदमी कहते हैं, या जो लोग मेहनतकश लोग हैं जो रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, उन लोगों के बारे में, उन लोगों के लिए उनकी बोली बानी में जो लिखता है, उनके दुखों सुखों के बारे में लिखता है, और जिसे वो लोग अपने दुखों सुखों में, अपने आंदोलन में, अपने संघर्षों में, अपने पीड़ा में, परेशानियों में याद करते हैं और उसको गाते हैं, उसे हम जन कवि कह सकते हैं। लोकप्रिय होना, तो इन्होंने, सविता जी ने बहुत ठीक कहा है कि लोकप्रिय भी होना चाहिए। और जिन लोगों के लिए आदमी लिख रहा है कवि, वो उनकी भाषा, उनकी बोली बानी में लिख रहा हो, उनकी भाषा में लिख रहा हो, उनकी समझ में आ रहा हो, तो उसे हम जन कवि कह सकते हैं। मोटा मोटी यही बात है। क्या हम उनको जन कवि कह सकते हैं जिनकी कविताएं जनता के होठों पर
बैठ जाए या दिलो दिमाग पर छा जाए और वो उससे अपने आप को जोड़ कर देख सके। उन कविताओं में ऐसा लगे कि वो अभिव्यक्त कर रही हैं उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को। अब लोग की क्या परिभाषा है, लोग कौन है, सुनने वाले कौन हैं? देखिए, जो मैं मानता हूँ कि जो हमारे जो मुक्त छंद की कविता है, उनमें बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन उसे वो जन पक्षधर कविता है और उनको लिखने वाले जन पक्षधर कवि हैं। उन्हें हम जन कवि नहीं कह सकते। वो कितने भी उनको अवार्ड मिल जाए या कितना कुछ भी हो जाए, उनको हम उस तरह से जन कवि नहीं कह सकते। जब तक जिनके लिए लिखा जा रहा है, अभावों में जी रहे लोग, जिन लोगों के लिए लिखा जा रहा है, उनकी समझ में आए उनकी कविता और वो उसको रच बस लें, अपनी ही आवाज समझे कि ये हमारी बात कह रहा है बंदा ये, और उसको गाएं भी आंदोलनों में और उसको अपने दुखों सुखों में याद करें। मुख्य तो ये है। वैसे अगर बहुत गहराई में हम लोग जाएंगे तो वो ये है कि जो कवि समाज की या दबे कुचले लोगों की जीवन स्थितियों, जीवन संघर्षों और मुक्ति संघर्षों के बारे में लिखता है उनकी बोली बानी में, और भौतिक दृष्टिकोण हो उसका, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो तो उसे हम जन कवि, जी उसे हम जन अष्टभुजा जी, कवि कहेंगे। आपकी परिभाषा क्या कहती है? और मैं चाहता हूँ एक दो उदाहरण देकर भी बताएं कि हम किन्हें जन कवि मान लें। नागार्जुन इसे का नाम ले सकते हैं, पुराने कवियों में कबीर का नाम लेते हैं, क्या हम गालिब को भी जन कवि के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं? तो आपकी नजर में जन, मैं ये अष्टभुजा जी से सवाल कर रहा हूँ। अष्टभुजा जी, जी 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 आपका जवाब। मुकेश जी, ये तो सवाल कि जन कवि किसे कहेंगे, और जिस तरह से आप इसका स्वरूप सामने रख रहे हैं, तो ये बातचीत के बजाय मुझे लगता है कि ये प्रश्नोत्तर जैसा कुछ है। और लेकिन इस मुद्दे पर प्रश्नोत्तर से दो चार शब्दों में बात नहीं सकती। हमारे ही सामने भाई बल्ली सिंह चीमा जी बैठे हुए हैं, बहुत ही खुलेआम, बेशक वो जन कवि हैं, हम सब लोग मानते हैं। सविता जी हैं, हम उन्हें क्यों जन कवि नहीं मानेंगे? सविता जी भी जन कवि हैं। तो ये अपने आप में शीर्षक जितना सीधा साधा लग रहा है, मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा पेचीदा और दुरूह है और दो चार वाक्यों में निपटा देने वाला ये सवाल है नहीं, और बहुत लंबा चौड़ा भाषण का भी सवाल है जी। तो जैसे कवि के लिए बहुत सारी चीजें, कवि, महाकवि, यहाँ तक कि कवि गुरु, और फिर यहाँ आते आते राष्ट्र कवि तक की अवधारणाएं आती रही हैं। हमारे, कम से कम मैं हिंदी की ही बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये जो जन कवि की अवधारणा है, ये मुझे लगता है कि जन कवि उपाधि जैसी अवधारणा है किसी को देने की। नागार्जुन ने तो खुद ही कहा है अपने को, जन कवि हूं मैं क्यों हकलाऊं। तो ये जो अब इस हकलाने को भी देखना पड़ेगा कि क्या यह नागार्जुन किसी स्वरग्राम के गड़बड़ी की बात तो करते नहीं है कि हकलाहट इसमें बातचीत करने में जो आती है। तो ये जो हकलाऊं वाला शब्द है, मतलब मैं बेधड़क कहूंगा, जो कहूंगा बेधड़क कहूंगा, बिना डरे कहूंगा, पूरे साहस के साथ कहूंगा, और उन लोगों की बात करूंगा जो कि हमारे प्रिय हैं या जिनके हम प्रिय हैं, जो हमारा लोक है, हम उसको सीधे संबोधित करेंगे। उसके लिए चाहे किसी सीमा तक हमें जाना पड़े। तो कहने का आशय यह है कि अब यह जो मतलब आपने शीर्षक दिया है, इसको लेकर के अगर हम जाएं तो थोड़ा पीछे में अक्सर चला जाता हूं। आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा था, दो शब्द आए दरअसल, एक तो शब्द लोक और दूसरा शब्द जन। वास्तव में अगर देखा जाए, अगर जहां से आप जिस मंच से या जिस धरातल से या जिस भी चीज को मन में ले करके ये शीर्षक रखा गया है, तो मुझे लगता है कि
इसे इस एटीट्यूड में भी देखा जाना चाहिए कि जैसे जब सीपीआई थी तो प्रगतिशील लेखक संघ बना, जब सीपीएम आया तो जनवादी लेखक संघ बना और फिर जन संस्कृति मंच बना। इसे लेकर के वास्तव में मुझे लगता है कि ये स्टैंड यहीं से शुरू होता है। लेकिन बहुत पहले आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा था कि लोको नाम जनपदवासी जन। तो जो ये मतलब प्रगतिशील मंच था या लेखक संघ था, उसकी ओर से लोक शब्द का व्यवहार का बार बार प्रयोग किया जाता जी। लेकिन जब जनवादी लेखक संघ की अवधारणा आई, जन संस्कृति मंच की अवधारणा आई, तो लोक की जगह जन का प्रयोग बहुधा होने लगा। खैर इन चीजों को मैं वकील में नहीं जाना चाहूंगा, और जैसा कि क्योंकि बातें तो बहुत सारी हो जाती है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अधिकाधिक लोगों तक जो कविता, जो अच्छी कविता, जो श्रेष्ठ कविता अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके, और ऐसी कविता जो कवि संभव करता हो, उसे जन कवि कहना ठीक होगा। अब ऐसे में फिर कविता की भी परिभाषा करनी होगी कि वो कविता कौन सी होगी। तो कहने का आशय ये है हमारे कि ये चीजें, एक तो यही आजकल बहुत सारी बहस है, स्त्री कविता और अनेक प्रकार की कविता। तो कवि का प्रत्यय जो है बहुत पहले कहा गया है, आचार्य राजशेखर ने कहा था कि पुरुषवत योषितोपि कवि भवेयु, पुरुषों की भांति स्त्रियां भी कवि हो सकती हैं। तो मतलब वहां जो है स्त्री पुरुष में, कवि के रूप में स्त्री पुरुष में भेद नहीं किया गया। मैं सविता जी को कवियत्री नहीं कहूंगा, मैं कवि ही कहूंगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये चीजें कैसे निर्धारित होंगी। अगर इसका मतलब एक सरल सा प्रश्नोत्तर की भाषा में जवाब देना हो, तो मैं यही कहूंगा कि जो कविता, जो महत्वपूर्ण कविता, हृदयावर्जन करने वाली कविता, लोगों के दिल दिमाग तक पहुंचने वाली कविता, अधिक से अधिक लोगों को संबोधित हो, और ऐसी कविता का जो कवि हो, और खास तौर से जैसा कि बल्ली सिंह की मां ने कहा कि वो जन भाषा में होनी चाहिए जी, क्योंकि उसकी पहुंच जो है, उसकी व्याप्ति, उसका जो बृहत्तर वर्ग को संबोधित हो, तो उस कविता को, उस कवि को हम जन कवि। बिल्कुल। तो सविता जी, कुछ चीजें तो स्पष्ट हुई कि जन की भाषा में बात की जाए, जनता के मुद्दों पर बातचीत किया है, जनता के दुख दर्द व्यक्त किए जाए, और वो कविता भी उस तरह की हो जो लोगों के दिमाग पर बैठ जाए, दिलो दिमाग पर बैठे, वो उन्हें अपनी लगे, वो उसको उस तरह से स्वीकार कर ले। तो जो कवि इस तरह की कविताएं रचेगा वो जन कवि कहलाएगा। क्या इस परिभाषा को इस तरह से देखा जा सकता है? इसमें एक ही कमी है मुकेश जी, मैं बली सिंह जी की बात से और अश्विया जी की बात से सहमत हूँ बहुत हद तक, लेकिन अभी तक हमने जो परिभाषा की जो परिधि अभी बनाई है, उसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो नहीं आ पाया है। वो ये है कि जो भी जन कवि है, जब वो जनता की तरफ से लिखती है या लिखता है, तो उसकी हृदय में प्रतिरोध की भावना होनी चाहिए, वो न्याय प्रिय होना चाहिए बिल्कुल, तभी वो जनता का कवि हो सकता है या हो सकता है। न्याय प्रियता जिसमें नहीं है, उसकी कविता में, जो मैं आपको पहले भी कह रही थी, उनकी कविता में मनोरंजन करने की या लोकप्रिय होने की जो भावना है वो ज्यादा प्रबल है। एक दो उदाहरण देके बताइए सविता जी, क्या हम फैज अहमद फैज की हम देखेंगे को जन कविता के रूप में देख सकते हैं, उनको जन कवि के रूप में मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, वो जन कवि थे और पूरी दुनिया में उनको लोग उनके पक्ष को जानते थे। जो जन कवि है उसका पक्ष बहुत स्पष्ट होता है, और ये नहीं है कि इस अवार्ड के लिए और उस अवार्ड के लिए आप कविताएं लिखे जा रहे हैं और लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, उससे कोई जन कवि नहीं बनता। जन कवि आप तभी बनते हैं जब आपके हृदय में जनता के दुखों का आभास हो, समझ हो, और आपके अंदर एक राजनीतिक चेतना हो, जिसको हम प्रतिरोध की चेतना कहते हैं। अभी आप देखेंगे कि दर्पण पर मैंने पिछले 3 महीने से स्त्री प्रतिरोध की कविता का एक पूरी श्रृंखला चलाई है, जो अब समाप्त होने को है। लोगों ने मुझे लिखा है और कहा है कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये
सारी स्त्रियां लिख रही हैं और इतना अच्छा, और इतनी भिन्नता है और इतने भिन्न है उनके स्वर। तो स्त्री प्रतिरोध की कविता को अगर पूरी तरह से देखें, 20 कवियों का मैंने एक बनाया है चयन, उसमें जी अंतिम पोएट को अभी लगना है। तो उसमें दलित स्त्री कविता है, आदिवासी स्त्री की कविता है, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि स्त्रियों ने इस तरह से सशक्त ढंग से प्रतिरोध करके और समाज की अच्छाई के लिए और स्त्रियों की अच्छाई के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए कविताएं लिखी हैं, और ये कविताएं उसी तरह से पढ़ी जानी चाहिए। यहाँ पर जी मैं से एक निवेदन सिर्फ ये करूंगी कि दौर आते हैं अफरोजा जी। एक दौर में पुरुषों ने लिखा और उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी, उन्होंने प्रतिरोध की कविताएं लिखी, चाहे वो जिस भी मंच और संस्कृति मंच और ये मंच, बट वहां पर वैसे कवि थे और हैं। लेकिन स्त्रियों के प्रतिरोध का स्वर अलग है और ये ज्यादा जी तीखा है। इसीलिए हम जब ये परिभाषित करने चले कि जन कवि कौन है, और जब हम स्त्री को उसके अंदर लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं से जो पुरानी छवि है वो हिलने लगती है। जी वो जो स्पेस है जन कवि होने का, वो भी ज्यादातर मैस्कुलिन है, और इसीलिए इसमें इसमें जो आवेदन कर रहे हैं, तो इसमें ये सारी चीजें आनी चाहिए, यानी कि प्रतिरोध का स्वर कैसा है, कितना जी लेकिन कैसा सविता जी, ये एक लोकप्रियता को यहाँ नकारा नहीं जा सकता। आप जन प्रतिबद्धता आपकी हो, प्रतिरोध हो, वो सब जरूरी है, लेकिन आप लोकप्रियता के तत्व को नकार नहीं सकते हैं। मैंने नहीं आप जब नकारा। तक जनता के साथ जुड़ेंगे नहीं, जनता आपको स्वीकार नहीं करती, तब तक आप जन कवि नहीं बनते। लेकिन वही मैं कह रही हूँ मुकेश जी, मैं नकार नहीं रही हूँ। अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मेरी कविताएं इतनी पॉपुलर है, मैं किसकी औरत हूँ, जिसको सुनो वही इसमें बातचीत कर रहा है, या उसको मेरे नाम से आते ही वो यही कविता करने लगते हैं। जी तो नकार नहीं रही हूँ कि लोकप्रियता नहीं होनी चाहिए, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि कौन सी कविताएं कब होंगी, उसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है वो भी हमें समझना होगा। इस संदर्भ में एटलीस्ट हिंदी के बारे में मैं कह सकती हूँ कि जी इस वक्त बहुत अच्छा लिख रही हैं, उनकी प्रतिरोध की कविताएं वैसी कविताएं हो सकती हैं जो जन कविता जिसको आप कह सकते हैं, या वो जन कवि हो सकती हैं। ये मैं सिर्फ जी कह रही हूँ, जी एक ट्रांजिशन हमने किया है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जी मैं एक जी पीछे से बता दे रही हूँ। जी चीमा साहब, हमारे सामने 3 तो हैं ही जन कवि, जो प्रतिरोध की कविताएं भी रच रहे हैं, जनता की कविताएं भी रच रहे हैं। लेकिन अगर आपको और नाम गिनाने हो इस तरह के, हाल के और पहले के भी, अगर हम आजादी के बाद का एक सिलसिला शुरू करें, तो कौन से नाम आपके दिमाग में आते हैं जिन्हें आप जन कवि के तौर पर चिन्हित कर सकते हैं? अनम्यूट कर लीजिए चीमा साहब। कहाँ से? जी जी बोलिए। आ रही है बात? हाँ बिल्कुल बोलिए। ये देखिए, मैं उन कवियों को ज्यादा अधिक पसंद करता हूँ जो मुक्त छंद में भी अच्छी कविता लिखते हैं और छंद में भी लिखते हों। तो एक तो अष्टभुजा शुक्ल जी उन कवियों में जिन्हें मैं बहुत चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो ऐसी अगर उसमें हम देखें तो बहुत से नाम हैं। बाबा नागार्जुन का नाम आपने दिया है, तो नचिकेता जी हैं, रमेश रंजक हैं, विजेंद्र अनिल हैं, गोरख पांडे हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं। और मैं क्योंकि पंजाबी में भी दखल रखता हूँ, पंजाबी में गुरदास राम आलम हैं, संतराम उदासी हैं, जयमल पड्डा है, और पाश को भी हम किसी हद तक जन कवि कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाबी में कुछ ऐसे गीत लिखे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं पंजाब में। और उनकी बहुत सी जो गद्य मुक्तछंद की कविताएं भी जो हैं वो जनता में बहुत प्रिय है और बहुत आम जन भी उनको सुनते और सुनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो फैज का नाम आपने लिया, जो गालिब है, गालिब जन कवि नहीं है, फैज साहब जन कवि हैं। और मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जो बाद में किसान आंदोलन में शामिल हो गए थे, मतलब एक सिपाही की तरह। तो और
कबीर नानक तो ये लोग तो हैं पुरा, ये तो जन कवि हैं ही। तो जी अगर भाषा की बात करें तो हम तुलसी को भी जन कवि किसी हद तक कह सकते हैं, क्योंकि उनकी भी आज लोग उनको, लेकिन जो विषय है उसमें दिक्कत आ सकती है। जी लेकिन असली कवि तो वही जो पुराने जमाने की बात है, असली कवि वही माना जाता था जिसको लोग अपने आप गाते थे। लेकिन आज भी आंदोलन धर्मी लोग हमारे गीत गाते हैं, तो हमें भी आप लोग जन कवि कह सकते हैं। जी तो अब शंकर षडेंद्र के बारे में विवाद होता रहा है, लेकिन मैं उन्हें जनकवि मानता हूँ। फिल्मों में जाने से पहले ही उन्होंने कुछ ऐसे गीत लिख दिए जो पूरे देश में आज भी गाए जाते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तो ये दुष्यंत कुमार को मैं जनकवि नहीं माना। ऐसी और बहुत से नाम हैं जो जनकवि के रूप में हैं, आज भी हमारे सामने हैं। जी बिल्कुल। अष्टभुजा जी, मैंने नाम इसलिए पूछे हैं कि नामों को लेकर बहुत भ्रम होता रहा है। इस नाम कुछ बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं और लोगों को लगता है यही तो है हमारे जन कवि, इसलिए कुछ नामों से पता चलता है जब हम कुछ नाम लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, या एक थोड़ा सा विभाजन करते हैं, विभाजन करना ठीक नहीं लेकिन विभाजन करते हैं कि ये जन पक्षधर कवि हैं, ये जन कवि हैं, जनता की बात करते हैं, जनता के प्रतिरोध में शामिल भी होते हैं। ये भी मैं समझता हूँ एक शर्त होनी चाहिए जन कवि की कि जनता के संघर्ष में वो शामिल हो। जी अष्टभुजा जी। ना वर्मा जी, एक बात वो मैं एक लाइन में बात कहना चाहता हूँ जो आपने कहा। शामिल अभी सुनीता जी ने जो रिक्त जगह थी वो न्याय और प्रतिरोध की बात कर ही दी। तो ये सारी चीजें जो है मिला जुला करके, जैसा कि मैं कह रहा था, जैसे अभी आपने बताया कि स्त्री कविता को लेकर के, दलित कविता को लेकर के, फिर आदिवासी कविता को लेकर के भी, तो ये फलक जो है वो बहुत थोड़ा बड़ा होता जाएगा। मेरा ये कहना है कि जैसे आजादी के बाद या आजादी के पहले की जो कविता रही है, तो हम सबके संज्ञान में होना चाहिए कि किसी समय शील जी को जनकविशील कहा जाता, मतलब हमें यह याद होना चाहिए कि शील जी को जनकवि कहा जाता था। फिर बाद में जनकवि में 5 नाम प्रमुख रूप से हम सब जानते हैं, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, फिर जो है इस तरह से। तो ये जो श्रेणीबद्धताएं की गई या उस तरह से अगर की जाती हैं, मैं इसमें 2-1 चीज और मिलाना चाहता हूँ। वो इस तरह से कि अभी जब सविता जी कह रही थी कि मतलब दलित कविता, स्त्री कविता, उसी में आदिवासी कविता को भी, आदिवासी साहित्य को भी जोड़ा जाना चाहिए, और खास तौर से फिर किसान को भी क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आज का वो बिल्कुल अद्यतन, बहुत ही ज्वलंत, मतलब मेरा ख्याल है कि टॉपिक है। तो ये इसमें मुझे 2-3 चीजें और लगती हैं। वो ये लगती हैं कि जैसे किसान और आदिवासी और स्त्री और दलित, ये जो मतलब जो श्रेणियां हैं, तो इनका जो अल्पसंख्यक भी जोड़े जा सकते हैं। इनकी अपनी यातना है और इनका अपना जो संघर्ष है, उसे मैं दूसरी तरह से परिभाषित करता हूँ, और यूं परिभाषित करता हूँ कि जैसे हिंदी में एक बार या बहुत ज्यादा विस्थापन की बड़ी चर्चा हो रही थी कि मतलब जो है विस्थापन की पीड़ा बहुत ज्यादा उसको केंद्रीयता दी जा रही थी कि आदमी अपनी जगह से उखड़ करके, अपनी जड़ों से मतलब निकल करके, और वो दूसरी जगहों पर एक पराये परिवेश में या अपने लोगों के, अपने जन के बीच से उसे तमाम बाध्यताओं के तहत जाना पड़ता था। तो विस्थापन की पीड़ा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो किसान की पीड़ा है, जो स्त्री की पीड़ा है, जो आदिवासी की पीड़ा है खास तौर से, वो मैं ये मानता हूं कि वो संस्थापन की पीड़ा है, यानी जीवन के एक जगह धुरीकृत हो जाने की पीड़ा है। किसान अपने खेतों से, अपने गांव से वो बाहर निकल के कहीं नहीं जा सकता, उसका विस्थापन न के बराबर होता है। इसी तरह से गांव की जो स्त्री होती है वो चौखट के भीतर रह जाती है, उसकी पीड़ा संस्थापन की पीड़ा है। आदिवासी समाज जो है वो अपने वन्य क्षेत्र से या जो है मतलब जहां भी वो रहता है, जिन कोने अतरों में, जिन मतलब गह्वर में वो रहता है,
वहां से निकलकर विस्थापित होना उसके लिए बहुत कठिन है। विस्थापन की शक्तियां उन्हें हटाना चाह रही हैं, लेकिन उनका अपना जो दर्द है, अपनी जो पीड़ा है, वास्तव में संस्थापन की पीड़ा है। जीवन के एक जगह धुरीकृत हो जाने की, जीवन के मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं कोल्हू के बैल की तरह जो घूमने वाली जी, लेकिन उनकी पीड़ा और उनका तो संघर्ष इससे कमतर तो नहीं हो जाता ना? मतलब आजादी के बाद या बल्कि अभी कहें कि 80 के बाद ये जो हमारी चर्चा में नए नए विषय आए हैं, नए नए केंद्रीयताएं आई हैं, और जो मतलब हाशिए की आवाजें, प्रतिरोध की आवाजें, न्याय की आवाजें, ये सब कविता के तो अनिवार्य विषय और अनिवार्य अंग हैं। लेकिन फिर पॉपुलरिटी या मतलब जन कविता को इस रूप में कि लोकप्रियता के, फिर लोकप्रियता को कैसे परिभाषित किया जाए, वो तमाम तरह की दूसरी सरणियां हैं। तो अब ये देखना कि मतलब आजादी के पहले कौन जन कवि था, बाद में कौन जन कवि हुआ, ये थोड़े से बड़े पेचीदे सवाल मुझे लगते हैं। लेकिन कविता तो फिलहाल वही है, संघर्ष की, प्रतिरोध की, और एक शब्द और जोड़ा जाना चाहिए जो आखिरी शब्द होना चाहिए, वो प्रेम, क्योंकि प्रेम पर ही सबसे ज्यादा संकट इस समय है। जी बिल्कुल। चीमा साहब कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं कह रहा था कि जो आम जन जिनके लिए जन कवि लिखते हैं तो उसमें जीवन स्थितियां हैं, जीवन संघर्ष हैं के बारे में लिखते हैं। जैसी आम जन के मुक्ति संघर्ष की जब बात होती है तो ये सारी चीजें जो सविता जी कह रही थी, आक्रोश भी आता है, असहमति और असंतोष और आक्रोश और प्रतिरोध तब आते हैं जब आप मुक्ति संघर्ष की बात करते हैं। लेकिन मुक्ति संघर्ष के कवियों को उसमें एक्टिविस्ट भी होना पड़ेगा। जन कवि जो मुक्ति संघर्ष के लिए लिखेगा कवि, उसको एक्टिविस्ट भी होना पड़ेगा, उनमें जाना भी पड़ेगा उनमें। तो ये 3 स्थितियां हैं किसी भी कवि के लिए जो अपने लोगों के लिए, जिनके लिए वो लिखता है। जीवन और खास तौर से तब जब जो है आंदोलन लगभग सुसुप्त होते जा रहे हैं हमारे समाज में, आंदोलन धर्मिता समाप्त होती जा रही है, तो ऐसे में जो सक्रिय जीवन है, अब इसको भी लेकर के, क्योंकि सक्रिय जीवन को लेकर के तो फिर पार्टी के होम टाइमर तक की, होल टाइमर तक की बातें चली गई थी, और उसके बाद में शमशेर जी ने तो यही कह दिया था कि वाम 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 दिशा समय साम्यवादी। चीमा साहब अपनी बात पूरी करें। ऐसे मौके पर जब एक आंदोलन 13 महीने चला हो, 1 साल से चला हो, मतलब ऐसे समय में ये कहना कि आंदोलन नहीं हो रहे हैं या आंदोलन अगर हो तो मामला है, नहीं, ये मेरे कहने का आशय नहीं था बल्ली भाई। अभी तो हुआ ही, मतलब इसके पहले का जो परिदृश्य रहा है बहुत सन्नाटे जैसा परिदृश्य रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी, तो मैं अंत में चाहूंगा बल्ली साहब, आप ही से चाहूंगा कि एक छोटी सी कविता के साथ हम इसका समापन करें, जनता की कविता के साथ। बिल्कुल। कभी धान को कभी गेहूं को तेरी मंडियों ने दगा दिया, कभी धान को कभी गेहूं को तेरी मंडियों ने दगा दिया, मेरी खेतियों से तुझे बैर है तेरी नीतियों ने बता दिया, मैं किसान हूँ मेरा हाल क्या, मैं तो दूसरों की दया पे हूँ, कभी मौसमों ने दगा दिया, कभी कुर्सियों ने दगा दिया, कभी मौसमों ने दगा दिया, कभी कुर्सियों ने दगा दिया, मैं किसान हूँ मेरा हाल क्या, मैं तो आसमां की दया पे हूँ, कभी मौसमों ने रुला दिया, कभी मौसमों ने हंसा दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत शानदार, मजा आ गया। मैं तो मन तो कर रहा है कि सविता जी से भी कोई कविता सुनूं और अष्टभुजा शुक्ला जी से भी सुनूं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन सिलसिला ताना बाना का चलता रहेगा और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये आप लोगों से
कविताएं सुनने का भी मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा के लिए, बहुत ही सारगर्भित रही, छोटी संक्षिप्त लेकिन बहुत ही अच्छी चर्चा। दोनों आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी भारत भवन की स्थापना और संकल्पना करने वाले नौकरशाह और संस्कृति कर्मी के तौर पर जाने जाते हैं। आज वे अपने वीडियो स्तंभ दूसरी आवाज में भारत भवन के 40 वर्ष पूरे होने पर बता रहे हैं कि उसे किन उद्देश्यों से बनाया गया था और आज भटक कर वो कहाँ पहुँच गया है। तो आइए देखते हैं उनका वीडियो स्तंभ दूसरी आवाज़। नमस्कार। आज 13 फरवरी 2022 है और एक संस्था को स्थापित हुए आज 40 वर्ष हो रहे हैं। ये एक दूसरी जगह थी, एक दूसरी दृष्टि से बनाई गई जगह थी, जो अब भी है, पर उसकी वो कीर्ति, उसका वो विस्तार, उसकी वो बहुलता शायद अब नहीं रही। आज वर्ष पूरे होते हैं। हमारे यहाँ बहुत बात की जाती रही है भारतीय परंपरा में कलाओं की अंतर्निर्भरता की। 20वीं शताब्दी में कलाओं की अंतर्निर्भरता धीरे धीरे शिथिल हुई और स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में तो लगभग गायब ही हो गई। भारत भवन एक प्रयत्न था इस भारतीय परंपरा के पुनर्वास का। उसमें साहित्य और कविता, ललित कलाएं, रंगमंच, संगीत सब एक दूसरे के पड़ोस में थे। कहने को तो यहाँ भी रविंद्र भवन में दिल्ली में 3 अकादमियां, राष्ट्रीय अकादमियां एक साथ हैं, पर उनमें तो आपस में मुंह बोला ही नहीं है। भारत भवन ने कलाओं का एक घर ऐसा बनाया था जिसमें हर कला दूसरी कला के पड़ोस में थी। अक्सर ऐसा होता था कि कोई शास्त्रीय संगीत सभा सुनने आया है, लेकिन वहाँ के कला संग्रहालय में चला जाता था। कोई कला संग्रहालय में आया है तो वहाँ हो रहे काव्य पाठ में बैठ जाता था। कोई नाटक देखने आया है तो पुस्तकालय में चला जाता था। ये था, और भारत भवन ने कोशिश की कि उसमें किसी अतिवादी, सांप्रदायिक, जातिवादी, धर्मांध दृष्टि की जगह न हो। बाकी अनेक दृष्टियों के लिए वो खुला रहा, लेकिन किसी एक दृष्टि के वर्चस्व देने से भी वो बचता रहा। ठीक इसीलिए दोनों दृष्टियों वाले लोग जो अपना वर्चस्व चाहते थे या चाहते हैं, वो उससे नाराज हुए। वामपंथी भी नाराज हुए और दक्षिणपंथी भी नाराज हुए। एक संपादकीय मैंने तब लिखा था पूर्वग्रह में, खुले खतरनाक बीच का पूर्वग्रह। हम बीच में थे, खुले थे और इसीलिए खतरनाक थे। और यह खतरनाक हम दूसरों के लिए नहीं थे, हम खुद अपने लिए खतरा मोल ले रहे थे। आप अगर कभी सोचें कि हमने जो समकालीनता की धारणा विकसित की, उसमें कितनी चीजों को हमने बाहर छोड़ दिया। भारत भवन में इसके उलट एक अधिक समावेशी अवधारणा समकालीनता की विकसित करने की कोशिश की गई। उसमें शहराती कलाकारों के साथ
आदिवासी लोक कलाकारों की कृतियों को भी संग्रहित किया गया। तो वहाँ हुसैन और तैयब मेहता और रजा और राम कुमार आदि की कृतियां भी थीं, और दूसरी तरफ पेमा फात्या और भूरी बाई और मिट्टी बाई की कलाकृतियां भी थी। और ये समावेशिता सिर्फ ललित कलाओं में नहीं थी, वो रंगमंच में भी थी। वहां बुंदेलखंडी में, छत्तीसगढ़ी में, मालवी में संभवतः इन बोलियों के इतिहास में पहली बार पूरे आधुनिक नाटक खेले गए। मालवी में शूद्रक और कालिदास, बुंदेलखंडी में बटरोल ब्रेख्त और कालिदास, छत्तीसगढ़ी में सैमुअल बेकेट। वहां जो वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो प्रदर्शन स्थल भर नहीं था, वो एक वैचारिक केंद्र भी था। और उस वैचारिक केंद्र में मसलन आलोचना के जनतंत्र पर, आलोचना और समाज पर, साहित्य और इतिहास पर, उस समय बन रही नई शिक्षा नीति पर, संस्कृत कर्मियों की समीक्षा इत्यादि आयोजन हुए। उसके बड़े साहित्यिक आयोजन हुए। कवि भारती, एशियाई कविता समारोह, विश्व कविता समारोह, जो हफ्ते भर का था, और अनेक भाषाओं के कवियों की बारी बारी से प्रस्तुति। कविता पूर्वा, कविता उत्तरा, कविता प्रदक्षिणा, कविता पश्चिमा। रंगमंच के क्षेत्र में उसके अपने जो प्रस्तुतियां थी वो तो थी ही। उसमें राष्ट्रीय नुक्कड़ मेला, पहला राष्ट्रीय नुक्कड़ मेला और पहला कॉमनवेल्थ थिएटर वर्कशॉप हुआ, लेबोरेटरी। संगीत के आयोजन, जिसमें सारंगी मेला, सारंगी के इतिहास में पहली बार एक मेला, एक समारोह जिसमें 126 सारंगी वादकों ने भाग लिया था। भीमसेन जोशी प्रसंग, बिरजू महाराज प्रसंग, डागर सप्तक, ध्रुपद कथक पर वार्षिक आयोजन, कथक प्रसंग, ध्रुपद प्रसंग। 150 भारतीय भाषाओं के युवा लेखकों के शिविर हुए। वहां एक अंतरराष्ट्रीय प्रिंट बिएनाल की शुरुआत हुई। ऐसा प्रिंट बिएनाल पहले, जहां तक मुझे याद है, दुनिया में कोई और नहीं था जो सिर्फ छापे पर एकाग्र हो। वहां से पूर्वग्रह पत्रिका तो निकलती ही रही, बहुवचन अंग्रेजी में निकला, और कविता एशिया पत्रिका भी निकली। उसका जो कलाकृति संग्रह है वो उस जमाने में, यानी 80 के दशक में, लगभग 35 लाख रुपए में खरीदा गया था। आज उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। भारत भवन जब बना तो उसके पहले वर्ष में उसे 1 लाख से अधिक दर्शकों ने देखा। ये संख्या उस समय दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय, शिल्प संग्रहालय और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, तीनों संग्रहालयों की मिली जुली दर्शक संख्या से अधिक थी। उस समय भारतीय कला जगत में, साहित्य जगत में, रंग जगत में, संगीत जगत में, नृत्य जगत में ऐसी कोई हस्ती ही नहीं थी, मूर्धन्य दो वहां न गई हो, वहां आमंत्रित न हुई हो। और ऐसे कोई युवा लोग भी नहीं थे इन सभी में
जिनके कलात्मक कैरियर में भारत भवन ने सार्थक ढंग से हस्तक्षेप न किया हो। तो ये एक अद्भुत बात हुई हिंदी अंचल में। पर हिंदी अंचल में संस्थाएं अखिल भारतीय दृष्टि लेकर स्थापित तो हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा दिन वो चल नहीं सकती, क्योंकि हिंदी अंचल अपनी सांस्कृतिक संपदा, अपनी परंपरा, उसकी समावेशिता, उसकी बहुलता की देखभाल करने वाला अंचल दुर्भाग्य से नहीं है। ये उसके सांस्कृतिक क्षरण का एक इजहार भी है और एक परिणाम भी। और अब वक्त है पुस्तक समीक्षा का। अपने नए कथा संग्रह नबीला और अन्य कहानियों में कथाकार सारा राय अपनी विशिष्ट शैली, शिल्प और भाषा के जरिए कहानियों का एक अद्भुत संसार रचती हैं। उनकी विषय और किरदार तो बहुत आम हैं, मगर बारीक चित्रण उन्हें खास बना देता है। वरिष्ठ समालोचक अपूर्वानंद हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस पर बात करते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है प्रोफेसर अपूर्वानंद। नमस्कार मुकेश जी। तो ये सारा राय का जो कहानी संग्रह है नबीला, मैं चाहता हूँ इसकी गढ़न पर पहले बात की जाए। ये अलग तरह की कहानियां लगी, उस तरह की कहानियां नहीं है जिनका एक खास तरह से शुरुआत होती है फिर उनका अंत होता है। ये ऐसा लगता है कि घटनाएं हैं जिनका ब्यौरा आपके सामने रख दिया गया है बड़े ही दिलचस्प अंदाज में। आपका क्या कहना है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह कहानियाँ हम कहानी जिस तरह पढ़ते आए हैं पिछले 20-30 साल में, जिनमें विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है और वह विषय भी जिसे हम प्रासंगिक कह सकें, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रासंगिक कह सकें, वह विषय बहुत हावी रहता है और भाषा कहीं पीछे छिप जाती है उसके। यह भी आप कह सकते हैं कि यह एक सामान्य टिप्पणी नहीं होनी चाहिए सब पर, लेकिन भाषा को लेकर उतनी सावधानी नहीं दिखलाई पड़ती है। तो भाषा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ लगने लगती है। लेकिन आप सारा राय का यह संग्रह जो पढ़ते हैं, नबीला और अन्य कहानियाँ, जो उनका चौथी रचना है उनकी, 2 कहानी संग्रह, 1 उपन्यास और उसके बाद यह कहानी संग्रह है। तो इससे पहले कहानी संग्रह की याद आ जाती है, जिसमें भाषा बहुत महत्वपूर्ण है और कहानीकार आपको एक प्रकार से प्रेरित करता है, या आप यह भी कह सकते हैं कि वह बाध्य कर देता है कि आप भाषा को देखें, क्योंकि अमूमन हम भाषा को लांघ कर विषय पर चले जाते हैं और अर्थ पे चले जाते हैं कि इससे क्या मिल रहा है। लेकिन यहाँ सारा राय आपको भाषा पर रोक देती है कि आप इस भाषा को देखिए, भाषा भी महत्वपूर्ण है। भाषा आखिरकार मनुष्य की बनाई हुई चीज़ है और उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और उसे नज़रअंदाज करना भी एक बहुत ही कीमती चीज़ को नष्ट कर देना है। तो सबसे पहली खासियत सारा राय के कहानियों की यह है, और इस संग्रह में भी मुझे बहुत खुशी हुई कि यह खासियत बनी हुई है, बल्कि और परिष्कृत हुई है। जी, तो एक तो आपने भाषा का जिक्र किया, दूसरा मुझे लगता है कि जो ऑब्जर्वेशन की क्षमता है लेखिका में, मतलब इतनी बारीक नजर है, जो छोटे छोटे परिवर्तन हमारे परिवेश में हो रहे हैं, प्रकृति में हो रहे हैं, मानव जीवन में हो रहे हैं, आसपास के माहौल में हो रहे हैं, उनको इतनी बारीकी से पकड़ना और प्रस्तुत करना, ये एक बहुत बड़ी खूबी मैं समझता हूं इस कहानी संग्रह की है। आप पहले ही कहानी देख लीजिए, आताकामा। अब कोई चाहे तो उसे प्रतीकात्मक कहानी भी कह सकता है, लेकिन आप जिसे देखने का धीरज कहते हैं, और यह बहुत ज़रूरी है
खासकर उपन्यासकार और कहानीकार में, कथाकार में, हर किसी में जरूरी है कि उसको देखने का धीरज हो और वो टिक सके किसी एक दृश्य पर, और जब वो टिक सके तो वो फिर पूरा दृश्य भी बना सकता है। तो इसमें जो एक सफेद दीवार पर एक चिंटे के चढ़ने का और फिसलने का को देखना है, और उसमें पूरी तरह से, जैसे आप कहते हैं, इन्वॉल्व हो जाना है, और उसके चलते आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजें तो, और ये दूसरी कहानियों में भी है, जिसको आप दूसरा जो कहानी का नाम है सिलसिला, और मागुर और तितली पकड़ना। मागुर एक छोटी सी कहानी है मागुर मछली की, तो जी उसमें मागुर मछली का पकड़ा जाना, उसका उछलना, तो एक एक बारीक ब्यौरा, या सिलसिला कहानी जिसमें एक बाघ है और एक बागबान है, और तो सिर्फ कहानीकार की दृष्टि ये नहीं है कि वो ये बतला दे कि उस बागबान की जिंदगी क्या है, बल्कि वह जिस परिवेश में रह रहा है, जहां है, उसको वो बहुत ध्यान से देखती है। तो ये जो गौर से देखना है और धीरज से देखना है, जिसको आपने कहा कि बारीक ब्यौरे वे पकड़ती हैं। आखिरकार हमारी जिंदगी ब्यौरों का एक सिलसिला है, और अगर आप उन ब्यौरों पर ध्यान नहीं देते हैं और फिसलते चले जाते हैं और सामान्यीकरण कर देते हैं, तो इसका मतलब आप जिंदगी की उपेक्षा कर रहे हैं। मुझे इस दृष्टि से ये कहानियां बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं कि ये जीवन को बहुत गौर से और बहुत दिलचस्पी के साथ देखती हैं। जी, इसमें जो पात्र उन्होंने गढ़े हैं, बहुत सारी कहानियों में कोई पात्र विशेष नहीं है। डायरी है तो वो कबूतरों का एक पूरा जो सिलसिला है उनके बारे में है। जी, लेकिन कई जगह पर जैसे कम बोलने वाले भाई, उसके जो पात्र हैं, किरदार हैं, मुख्य किरदार हैं, वो अपने एक विशिष्ट, और मैं ये कहूंगा कि एक समुदाय विशेष के पात्र नहीं है, बल्कि दूसरे समुदायों की जो स्टडी है वो भी बड़ी दिलचस्प है। चाहे वो नबीला वाली कहानी हो या बनारस वाली नूर मंजिल हो, इस तरह की जो चीजें उन्होंने उठाई हैं, वहां भी वो उतने ही अधिकार के साथ उनका विवरण सामने रखती हैं। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन और आपसे सहमत हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संग्रह की कहानियों को अगर आप पढ़ेंगे और अगर आप पात्रों के नामों को देखेंगे, तो आपका ध्यान बरबस इस बात पर जाएगा, और मुझे आश्चर्य भी हुआ कि क्यों हमारा ध्यान जा रहा है, लेकिन यह शायद हमारे पूरे समय की विडंबना भी है कि इसमें जितने नाम मुसलमानों के हैं वो आपको किसी एक हिंदी कहानी संग्रह में नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर जैसा खुद आपने कहा कि ये मुसलमानों की जिंदगियां हैं, या आप उनका नाम देख के पहचानते हैं, लेकिन वे सारे मुसलमान आम इंसानों की तरह अलग अलग परिवेश में दिखलाई पड़ते हैं। जैसे कम बोलने वाले भाई, बड़ा बोलने वाले भाई, वे भी मुसलमान हैं, है ना? लेकिन जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमनाइज करना, क्योंकि मुसलमानों को बदनसीबी से पिछले 40 साल से हम सिर्फ एक राजनीतिक वस्तु के रूप में चित्रित करते आए हैं और देखते आए हैं। तो हम इंसानों की तरह के उनके चरित्र में भी वे भी अजीबोगरीब हो सकते हैं, हमारी तरह, आपकी तरह। ऐसा देखने की आदत हमारी नहीं रह गई है। तो मुझे सारा राय की, मैं इसको युक्ति नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने जो किया है इस कहानी संग्रह में, वह उसको नोट किया जाना चाहिए कि यह हिंदी के किसी कहानीकार ने नहीं किया, और इतनी स्वाभाविकता के साथ नहीं किया। वो चाहे आखिरी कहानी जो आती है उनकी, मुजरिम फरार के पहले की जो कहानी है हमाम दस्ता, जो शब्द भी हैं इस कहानी संग्रह की, जो भाषा भी है, तो एक तो पात्र मुसलमान है, लेकिन यह भाषा वह है जो कभी आम हुआ करती थी। जैसे इसमें मैंने कलाबत्तू शब्द देखा, जमाने बाद आपको कलाबत्तू शब्द दिखलाई पड़ा होगा हिंदी में, हमाम दस्ता भी जमाने बाद दिखलाई पड़ा होगा। तो यह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि
पात्र हों, परिस्थितियां हों, जिंदगी हों, और यह एक संवेदनशील दृष्टि है जो उन पात्रों को उनकी मानवीय परिस्थितियों में देखती है, पकड़ती है। जी, और बल्कि मैं कहूँगा कि जो बाहरी चीजें हैं उसके साथ साथ पात्रों के अंदर उतरना, उनकी मनोवैज्ञानिक पड़ताल भी करना, उसमें भी इसमें लेखिका की विशेषज्ञता दिखती है। हाँ, अब जैसे यही कहानी है सिलसिला, जो दरअसल उस बागबान की कहानी है, जो मुसलमान ही है, जो एक बहुत पुराने बाग की देखभाल कर रहा है और एक बहुत पुरानी इमारत है बादशाहों की। अब इसमें यह हिस्सा देखिए, खिज़ां आती तो दरख्तों के पत्ते बारी बारी से झड़ते थे, पेड़ों के नीचे पत्तों का अंबार लग जाता, वह झाड़ू से उन्हें बटोरता था। पिछले साल की पत्तियों को वह एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उनमें डाल देता, पत्तियां खाद बन जाती। चीजों के एक हाल से दूसरे में बदल जाने पर वह गौर करता। एक साधारण बागवान है, वह कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है। चीजों के एक हाल से दूसरे में बदल जाने पर वह गौर करता और उसे सादगी से कबूल करता। साल दर साल गड्ढे में पत्तियों के गड़ने से उसमें कई तहें बन गई थी। खाद निकालने के लिए जब वो उन तहों को खोदता तो उसे लगता इस तरह खोदते खोदते वह सैकड़ों साल पहले की मिट्टी में पहुंच जाएगा। इस ख्याल से वह अपने आप को लगातार होते हुए एक भारी सिलसिले से जुड़ा हुआ महसूस करता। उसके अंदर से एक गहरी शुक्रगुजारी की सांस उभरती कि इस बराबर होते हुए सिलसिले का, इस गढ़ने और नई जिंदगी के फूटने का वह भी एक हिस्सा है, कि चीजों के पैदा होने और मरने के सिलसिले में उसका भी एक हाथ है। इस तरह के अंश इस संग्रह में बहुत हैं। जैसे इसी कहानी में आखिर में देखें, असल में वह दूसरी दुनिया तो है ही नहीं, इंसान बेवकूफ है, अहमक। असल चीज तो यह मिट्टी है बागवान, मिट्टी ही हमारी असलियत है, मेरी तुम्हारी इस दुनिया की, हर चीज की। हम इस जमीन पर पैदा होते हैं और इसी के नीचे चले जाते हैं। तो बहुत सादा जुबान है, लेकिन आप जिसको मनोवैज्ञानिक गहराई कह रहे थे, क्योंकि ये साधारण लोग हैं, लेकिन साधारण लोगों के भी दिल होते हैं, वे भी सोचते हैं, और हम जब उन्हें सोचने वाले, महसूस करने वाले प्राणियों के रूप में देखें, जैसा इस संग्रह में है कि इसके सारे पात्र बहुत गहराई से किसी चीज को, जिंदगी को, अपने परिवेश को महसूस करते हैं जी, और कहानीकार जैसे उनके साथ साथ चलती है। जी जी, तो इसमें क्या देखिए, कुछ चीजें तो मुझे लगी, कुछ कहानियां किस तरह से माने, ये सवाल भी उठता है। एक दो चार कहानियां ऐसी भी हैं जो जिन्हें हम संस्मरणों के दायरे में रख सकते हैं, या एक अनुभव से गुजरने का एक खांचे में डाल सकते हैं। क्या उनको आप किस आधार पर कहानियां कहेंगे, ये प्रश्न उठ सकता है। दो तीन कहानियां मुझे ऐसी लगी। देखिए, कहानी की एक परिभाषा को लेकर तो बहुत बहस हुई है, और इस बहस के चलते बहुत सारे लोग मुक्तिबोध की कहानियों को कहानी नहीं मानते हैं। आपको याद होगा कि नई कविता के दौर में, नई कहानी के दौर में, मुक्तिबोध हों या श्रीकांत वर्मा हों या रघुवीर सहाय हों या कुंवर नारायण हों, वे कहानियां लिख रहे हैं, तो और उनकी कहानियां भीष्म साहनी, अमरकांत, निर्मल वर्मा की कहानियों से कतई अलग थी। तो वे भाव स्थितियों की कहानियां थी, किसी एक संवेदना की कहानी थी। मुक्तिबोध भी इसी तरह किसी एक संवेदना की कहानी कहते हैं, किसी भाव स्थिति की कहानी कहते हैं। और सारा राय की कहानियों में भी मुझे यही चीज दिखलाई पड़ती है। तो कहानियों की वह परिभाषा जिसमें पात्र हों, घटनाएं हों, एक किसी जगह पर पहुंच जाने का आपको संतोष हो, कोई एक चीज निकल कर मुकम्मल चली आए, यह संतोष कहानियां नहीं देती है। और मैं इसलिए इनको उस श्रेणी में रखना चाहता हूं कि आप एक भाव स्थिति की कहानी भी देखते हैं, एक संवेदना की कहानी भी देखते हैं। परिभाषा को लेकर हम लोग बहस कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल। तो ये मैं अपने दर्शकों से ये कह सकता हूं कि इन कहानियों को एक अलग पढ़ने का, एक अलग तरह का अभ्यास भी होना चाहिए। आप तय ढांचे के तहत अगर इन्हें पढ़ेंगे तो शायद आपको लगेगा नहीं, लेकिन ये जिस तरह की भाषा में लिखी गई हैं और जिस तरह के ब्यौरे के साथ वो अपने आप में उस क्षण की
उस वक्त की अपनी एक कहानी है जो अपने अंदाज में कही गई है, आपको उसको समझना पड़ेगा। अपूर्वानंद जी, कुछ और जोड़ना चाहेंगे आप इसमें? हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमें दरअसल भाषा के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए, और जैसा आपने कहा कि हमें उसका अभ्यास, हड़बड़ी नहीं, काम चलाऊपन नहीं, और भाषा को अनदेखा करके अर्थ तक पहुंचने की जल्दी नहीं। यह कहानी आप उसका अभ्यास करने में आपकी मदद करेंगी। और दूसरे, यह बात अवान्तर हो सकती है, लेकिन यह उस हिंदी की याद भी दिलाती हैं जो हमारे बीच थी, यानी जिसमें उर्दू के अल्फाज अक्सरियत से आते हैं, बहुत सहजता से आते हैं। तो उस हिंदी की याद भी इसमें है जो बदनसीबी से खो गई है, जी जिसको हम लोग याद नहीं करते हैं। तो इसलिए भी सारा राय का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी, मैं छोटा सा अंश इसके अंत में पढ़ना चाहता हूँ। जी। ये अक्स कहानियों से लिया गया है, फ्रांचेस्का ओरसीनी के लिए लिखी गई है जो ये जी, कहानी। हाँ। उसमें एक छोटा सा अंश है, और चमेली की इससे जानलेवा पहले कि खुशबू आप से पढ़ें, बोझिल वो बनारस की हवा। जी एक सेकंड, इसके जी पहले कि आप पढ़ें, आप ये जरूर बतला दें कि जैसे अक्स कहानी है, तो यह कहानी एक वाक्य है पूरा का पूरा। जी बिल्कुल यानी कहानी, पूरी कहानी ही 3 पृष्ठों की है, लेकिन वाक्य एक है। तो बिल्कुल। और उसमें से ये भी बीच आप, में से एक वाक्य को तोड़ते हुए मैं ये अंश अपने दर्शकों को सुनाना चाहता जी, हूँ। जी, जी, और चमेली की जानलेवा खुशबू से बोझिल वो बनारस की हवा, वही चमेली जिसमें बसी हजारों गौरैया चहचहाती हुई उड़ती हैं तो आसमान थरथरा उठता है। उसकी चिंदियां चिड़ियों के साथ जरूर उड़ जाएंगी। वही चमेली जो कि नूर मंजिल के काही चेहरे पर झाई सी 2.5 सदियों से छाई हुई है, और नूर मंजिल का बुलंद दरवाजा जो मेरे इंतजार में सदा खुला रहता है। मैं दुनिया के जिस कोने में भी रहूं, सब रास्ते मुझे नूर मंजिल ले जाते हैं, और मैं जहां भी पहुंचती हूं नूर मंजिल मुझको वहां मिलती है। जैसे कि पलासो बुतेरा के खाली कमरों के अंदर बड़ा कमरा बंद है, और सहंची और जर्द कमरा और इमाम बाड़ा भी, और इमाम बाड़े की छत से झूलते वे पेचीदा झाल फानूस जो रंगीन बत्तियों की कई कई झालरों को एक वक्त उजागर कर देते हैं। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि आपने मेरे अंदर वो लोभ जगा दिया है, कि मैं सिर्फ 4 जी पंक्तियां आपको और सुना दूं। जी और ये दूसरा कहानी से है। जी दूसरा कहानी जिसमें चंद्रू गुजर रहा है और अचानक उसे एक उल्लू दिखलाई पड़ता है जो बिल्कुल मांझे में फंसकर अटक गया है और उड़ नहीं पा रहा है, और चंद्रू उसके करीब से गुजरता है। चंद्रू की आंखें पल भर को उल्लू की आंखों से मिली, और उसे लगा कि उनके बीच कुछ गुजरा है, कोई पहचान या हमदर्दी जो धरती पर रहने वाली 2 नस्लों के बीच ही हो सकती है। और कहानी के अंत में जब वो मांझे से उसको छुड़ा देता है, उसने पंख को मंझे से छुड़ाने की कोशिश की तो उल्लू ने पंख जोर से फड़फड़ाया। चंद्रू डर के पीछे हट गया। दूसरी नस्लों के बारे में वह कितना कम जानता है। क्या उल्लू काटते हैं? अपनी ही बुजदिली पर वह मुस्कुराया, मगर फिर उल्लू दोबारा नहीं हिला और चंद्रू ने मंझे को काट दिया। जी, तो बहुत मानीखेज पंक्तियां हैं। जी हाँ, दूसरी नस्लों के बारे में जानना तो दूर, हम अपनी नस्ल के बारे में बहुत कम जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी इस किताब पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार और कवि विष्णु नागर की कविताएं जीवन के अनुभवों को खोलती भी हैं और विस्तार भी देती हैं। वे किसी अबूझ पहेली की तरह सामने नहीं आती, बल्कि सादा जुबान में पहेलियों को खोलते जाती हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे उनकी कुछ कविताएं। पहली कविता है धरती। धरती को धरती से देखने पर धरती अलग दिखती है, बल्कि धरती को झोपड़े से बाहर आकर देखो तो अलग। 2 मंजिलें 4 मंजिलें घर से देखो तो बिल्कुल अलग।
औरत को जिस तरह दिखती है, मर्द को वैसे कहाँ दिख पाती है। और बच्चों के लिए तो वह गेंद है या लट्टू जिससे वे खेल रहे हैं और हम उन्हें खेलता हुआ देख रहे हैं। नदी में डूबते हुए, आग की लपटों में झुलसते हुए तो देखना ही इसे नामुमकिन है, लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर की नज़र से देखो तो धरती एक बड़ा सा प्लॉट है। उम्र के हर मोड़ पर एक ही आदमी को वह अलग अलग दिखती है। मुश्किलों के अलग अलग दौरों पर भी यह निर्भर करता है। इसका ऐसे या वैसे दिखना और न देखो फिर क्या कहने, तब तो वह अलग ही दिखती है। धरती वैसी है कहाँ जैसी अंतरिक्ष से दिखती है। दूसरी कविता है, तुमने पत्थर बोए। तुमने पत्थर बोए तो पत्थर ही उगे, लेकिन पत्थरों ने अपने ऊपर मिट्टी जमने दी। हवा से नमी सोख ली, पौधे उगने बढ़ने लगे। पौधों ने फूल उगाए, फूलों ने खुशबू बिखेरी, रंगों की बहार ला दी। पत्थर भी महकने लगे। पत्थरों ने पत्थर लगने तक से इनकार कर दिया। तुमने पत्थरों को बेवजह का आरोप लगाया। जवाब में पत्थरों ने और खुशबू और रंग बिखेर दिए। तुम कुछ भी बो, फूल खिलकर रहेंगे। तुम उन्हें कितना ही उजाड़ो, वे उग कर रहेंगे, वे महक कर रहेंगे, रंग बिखेर कर रहेंगे। तुम मिट्टी से लड़ नहीं सकते, जो पत्थरों को भी अपना घर बना लेती है। और तीसरी कविता है, आटा और नमक। कभी आटा होता है, कभी नमक, कभी नमक होता है तो आटा नहीं, कभी दोनों होते हैं मगर पानी नहीं होता, कभी ये सब होते हैं तो आग नहीं होती, कभी वह लौट कर नहीं आता जिसके इंतजार में ताज़ी रोटियां सेंकी जा रही थी। अगली कविता है, इसका शीर्षक है बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है कि घर ईंट और सीमेंट से नहीं बनते, मगर ईंट और सीमेंट के बगैर भी तो नहीं बनते। बिल्कुल सही है कि घर उसके रहने वालों से बनते हैं, मगर जब रहने वाले ही ईंट और सीमेंट में बदल जाएं, तो बताइए घर कैसे बनते हैं। और अंतिम कविता है, माएँ। सब माएँ दुआ करती हैं कि उनके बच्चे बड़े, बहुत बड़े आदमी बन जाएं। कई इतने बड़े बन जाते हैं कि माँ उनके घुटनों तक भी नहीं आ पाती। फिर भी माएँ गर्दन अकड़ जाने पर भी अपने इन बच्चों को गर्व से देखती रहती हैं, जबकि बच्चे यह भी भूल चुके होते हैं कि वे किसी माँ के गर्भ से पैदा हुए। ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने व्यंग स्तंभ ना कहो से बैर में बात कर रहे हैं उस जंगल की जहां बकरियों ने जीने के अधिकार को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है और शेर को लग रहा है कि इन बकरियों को किसी ने बरगला दिया है और वो देशद्रोह के रास्ते पर चल पड़ी हैं। तो आइए देखते हैं उनका वीडियो स्तंभ
ना काहू से बैर। मेरी रचना का शीर्षक है सत्ता धर्म और धर्म की सत्ता। शेर ने सियार से पूछा, भाई क्या हालचाल है? सियार क्या उत्तर देगा बादशाह को? उसने कहा, हुजूर के इस्तकबाल से सब बढ़िया चल रहा है सरकार। पर शेर ना जाने किस मूड में था। वो चिड़चिड़ा कर बोला, हम तुम्हारा नहीं जंगल का हाल पूछ रहे, तुम्हारा तो हाल हमेशा बढ़िया ही रहेगा। सियार सतर्क हो गया, सियार घबराया, सियार चौकन्ना हुआ। शेर को अवश्य कहीं ना कहीं से कोई सूचना मिल गई। उसने देखा सर की तरफ। सर ने कहा, शेर सर ने कहा, सुना है बकरियां कोई आंदोलन खड़ा करने वाली हैं? शेर ने चुप खड़े शेर से पूछा, अरे सर, बकरियों की क्या औकात, पहले खुद तो ठीक से खड़ी हो जाएं। यूं ही मैमे करके कुछ हल्ला कर रही हैं। उस मैमे का कोई अर्थ नहीं सरकार। कौन सुनता है और कौन पूछता है बकरियों के इन जंगल में? पर शेर जानता है और आश्चर्यचकित है वैसे कि आखिर बकरियों को लोकतंत्र के इस जंगल से क्या शिकायत हो सकती है। क्यों भाई, क्या शिकायत हो सकती है? अरे सर, नालायक कौम ठहरी, बकरी जात जाहिर गंवार मैं करके बेसर पैर की मांग कर रहे हैं। अरे कैसी मांग कर रहे हैं भाई? सर बताइए ना, क्या मांग कर रही हैं बकरियां? कि बकरियां कह रही हैं कि आप बकरियां खाना छोड़ दें। ऐसा होता है अब क्या, बकरियां खाना छोड़ दें? शेर दंग रह गया, हद है ये तो। अरे शेर है तो बकरी खाएगा ही। शेर क्या बकरी खाना छोड़ दे? क्या शेर शेर होना छोड़ दे? पर हम तो सदियों से बकरी खाते रहे हैं, इसमें क्या अनहोनी बात हुई भाई? ये कैसा आंदोलन? यही तो है सर, अनहोनी बात यह हुई है कि जंगल में आजकल बकरियां मानने लगी हैं कि उनको भी जिंदा रहने का हक है। कमाल है भाई। और शेर का हक? शेर को हक नहीं है खाने का। जंगल के धर्म ने सदियों से जो परंपराएं डाली हैं, जो नियम बनाए हैं कि भक्ष्य कौन है और भक्षक कौन, तो क्या ये बकरियां उन उज्जवल परंपराओं के विरुद्ध जाएंगी? वैसे मालिक, भेड़ियों ने हमेशा भेड़ों और बकरियों को यह धार्मिक ज्ञान दिया है, हमारे भेड़ियों ने, कि शेर के काम आने में ही उनके जीवन की सार्थकता है और शेर का पेट ही उनका अंतिम मोक्ष है। अगर ये सिखाया है बकरियों को, तो शेर ने पूछा, फिर ये ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे सर, भेड़ बकरियों का ऐसे ही है, किसी ने कुछ कह दिया बस उसके पीछे चल पड़ी। तो भाई इन बकरियों को बताओ कि हम उनकी दूसरे जंगलों के जानवरों से रक्षा भी तो करते हैं। वो कहते हैं, बकरियों के साथ क्या बताएं, इनकी इतनी सी तो अक्ल है, कहती हैं कि दूसरों से रक्षा करते हैं ताकि बाद में खुद खा जाए। भाई ये तो देशद्रोह है। क्यों भाई? हाँ सर, है तो देशद्रोह। जो राजा के लिए जान देने पर प्रश्न उठाए वो तो देशद्रोही कहलाया। अरे शेर बकरी न खाएगा तो कितने दिन जिंदा रह पाएगा? अरे मरे सर आपके दुश्मन। और जब में शेर ही ना रहे मान लीजिए, तो वे जंगल का क्या अर्थ बचेगा? हाँ सरकार, शेर से ही जंगल है, आप ही हैं तभी तो जंगल है। तो ये कमजोर बकरियां क्या ऐसा सोचती हैं कि कल हम ना भी रहे तो ये जंगल को चला ले जाएंगी? सरकार का इकबाल बुलंद रहे, आप क्यों ना रहेंगे अन्नदाता। देखो, मेरे को तो डर ये है कि इनकी तरह ही कल को खरगोश, हिरन, गाय, भैंस सब ऐसी ही मांग करने लगे, तब क्या जंगल? फिर हमारे शेर होने का अर्थ ही क्या रह जाएगा? अरे साहब, नीच जातियों के जानवर हैं सब, बट्ठर लोग, खर दिमाग, बरगला देते हैं बदमाश लोग इनको इतनी सी बात नहीं पता इन बकरियों को कि ये तो खाए जाने के लिए ही जन्मी है। शेर नहीं तो कोई और खाएगा। इनका भाग ही खोटा है कि ऐसी जात में जन्म लिया। पुराने जन्मों के कर्म हैं, माथे पर लिखे कौन मिटा सकता है? समझती नहीं है।
अरे मुझे नहीं, उनको समझाओ, ज्ञान दो बकरियों को। शेर ने कहा, जी मालिक, हो जाएगा, आप चिंता मत करें। और सियार ने इंतजाम कर भी दिया। जंगल भर में अचानक ही यहां वहां कीर्तन, प्रवचन, भंडारों का सिलसिला चल पड़ा है। और इनमें धर्मगुरु की भगल ओढ़े भेड़िए समझा रहे हैं बकरियों को, भेड़ों को, खरगोशों आदि की धर्म प्राण भीड़ को कि जीवन नश्वर है, आत्मा अमर है, आत्म बलिदान देना सबसे बड़ा पुण्य है। और धर्म ग्रंथों के हवाले से बताया जा रहा है कि शेर तो मोक्ष का मार्ग मात्र है, और शेर द्वारा मारे जाने के बाद भी आत्मा अमर रहती है। आत्मा को शेर भी नहीं मार सकता, और यही तुम्हारी ताकत है। बकरियां कीर्तन गा रही हैं, कीर्तन के बोल हैं कि शेर की तृप्ति में ही बकरी के जीवन की सार्थकता है। शेर मुस्कुरा रहा है। धर्म सेवा का मुख्य अतिथि शेर ही है। उर्दू की नामवर लेखिका कुर्तुलैन हैदर आग का दरिया जैसे उपन्यासों के लिए तो जानी ही जाती हैं, मगर उनकी एक पहचान उनकी अपनी शख्सियत की वजह से भी थी। वरिष्ठ पत्रकार एवं कथाकार परवेज अहमद आज अपने संस्मरणों के हवाले से उनकी शख्सियत के वही अक्स हमारे सामने रख रहे हैं। कुर्रतुल हैदर यानी एनी आपा को नहीं जानता, उनके किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। उनका आग का दरिया से ही उनका सबसे बड़ा परिचय है। उन्होंने 5-6 उपन्यास लिखे, अनगिनत कहानियाँ लिखी, और उनका उपन्यास का एक टाइटल बहुत मशहूर हुआ, वो था कि अगले जन्म में मुझे बिटिया न कीजियो। इसका लोगों ने कई तरह इस्तेमाल किया, इस पर टीवी सीरियल भी बन गए। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात है 1990-91 की बात है, जब उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। उन दिनों में नव टाइम्स में रविवार्ता का एडिटर था, संडे मैगजीन का। तो मैं जब तक पहुंचा तो हमारे कार्यकारी संपादक एसपी सिंह ने मुझसे कहा कि भाई अगले इशू में एनी आपा का इंटरव्यू कवर स्टोरी के रूप में जाना चाहिए। वो गुरुवार था और हमको शुक्रवार को सारा मैटर देना था, टाइम कम था। पता लगा कि वो दिल्ली में है ही नहीं। फिर वो अलीगढ़ में पाई गई। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा दूसरे दिन यानी शुक्रवार की सुबह वो आएंगे। तो शुक्रवार के लंच के बाद का टाइम तय हुआ। तो मैं टाइम्स इंडिया के एक फोटोग्राफर के साथ जाकिर बाग उनके घर पहुँचे। उन्होंने हमें मिठाई खिलाई, चाय वाय पिलाई, इधर उधर की बातें हुई। फिर मुझसे उन्होंने धीरे से पूछा कि ये कौन है, कैमरामैन की तरफ इशारा करके। मैंने कहा ये हमारे फोटोग्राफर हैं। तो कहले इसको दफ़ा करो। मैंने कहा आपा ये तो आपका फ़ोटो खींचेंगे ना, फिर फ़ोटो कौन खींचेगा? कहले फ़ोटो मैं दे दूँगी, इनको दफ़ा करो। अब क्या कर सकते थे? मैंने उनको बेचारों को समझाया, बिना असाइनमेंट पूरा किए किसी को जाना भी अच्छा नहीं लगता, तो वो बेचारे चले गए। फिर बातचीत शुरू हुई। तो बातचीत शुरू जैसे ही मैंने टेप ऑन किया, उन्होंने कहा भाई सुनो, नो पर्सनल क्वेश्चन, कोई ज़ाती सवाल नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। उनकी कहानियों पर, उपन्यास पर सब कुछ चर्चा चलती रही। तो फिर बीच में मैंने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों चले गए? उन्होंने तमक्का मेरी तरफ देखा। वो कहते तुम मुझे बताओ कि तुम 13 साल के होते और तुम्हारा ख़ानदान पाकिस्तान जा रहा होता, तुम क्या करते? तुम ये रुक जाते? मैंने नहीं, हमें पता नहीं था कि आपकी उम्र 13 साल की थी। अरे तो मेरी उम्र से हिसाब लगा लो। मैंने वोट तो ठीक है, लेकिन वापस कैसे आए? तो उन्होंने कहा भाई मुझे पता लगा कि बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर सज्जाद ज़हीर और उनके लोगों को नेहरू जी ने वापस बुला लिया है। तो मैंने सोचा कि मुझे भी ख़त लिखना चाहिए उनको। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर के नाम, नेहरू जी के नाम एक ख़त लिखा और कहा कि मैं हिंदुस्तान वापस आना चाहती हूँ। उनका जवाब आया, उन्होंने कहा भैया थोड़ा वक्त गुजर गया है, हालात इतने ठीक नहीं है, मैं तुमको सीधे पाकिस्तान से नहीं बुला सकता। तुम ऐसा करो कि इंग्लैंड चली जाओ, वहाँ की शहरियत ले लो, मैं तुमको वहाँ से बुला लूँगा। मैंने उनकी सलाह पर अमल किया, मैं इंग्लैंड चली गई और साल भर वहाँ रहने के बाद मैं वापस इंडिया आई। फिर मैं यहीं की होकर रह गई। अब मैं अचानक मेरे जहन से निकल गया उनका वादा के पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना, लेकिन मैंने अचानक से पूछ लिया कि आपका कोई शादी का भी मामला था? वो एकदम नाराज़ हो गई, चेहरा उनका सुर्ख हो गया गुस्से से, मुझे घूरा उन्होंने। वो खड़ी हो गई, उन्होंने कहा तुम दफ़ा हो जाओ, गेट आउट, आई से गेट आउट, हाउ यू डेयर टू आस्क पर्सनल क्वेश्चन। अब मैं कुछ बोलूँ उससे पहले वो तो पाँव पटकती हुई अंदर चली गई। अब बड़ा मुश्किल पैदा हो गई। इंटरव्यू पूरा अभी हुआ नहीं था, मेरा तो अब असाइनमेंट की तरह था, अगले इशू में जाना था। समझ में नहीं आया क्या करें। मैंने अपना टेबल बंद किया, डायरी वायरी झोले में डाली और मैं चलना था। तभी उनकी गाँव वाली बुआ आई, उन्होंने मुझसे कहा कि आपा का गुस्सा तो अभी गया अभी आया, ऐसा है तो आप 10-15 मिनट वापस आ जाओ, वो ठीक हो जाएंगे। फिर मैं बाहर गया, एक सिगरेट पी, ढाबे में चाय वाय पी, और 15-20 मिनट में वापस डरते डरते लौटा।
कि पता नहीं, मुझे पता नहीं था क्या होगा। और बैठा, बुआ ने उनको बुलाया और वो लिपस्टिक अपना दोबारा लगाती है। वो उनको कॉन्शियस पहुँचती हैं अपनी सुंदरता को, होना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। अपनी कम उम्र देखने के लिए झुर्रियाँ ना दिखें, हमेशा चेहरे पे ऐसा फ़ोटो खिंचवाती थी वो। इसीलिए उन्होंने कैमरामैन को वापस कर दिया था और उन्होंने जो फ़ोटो दिया वो इसी तरह का फ़ोटो था। खैर बहरहाल फिर बातचीत हुई और सारी बहुत मुद्दों पे उनसे बात हुई और बहुत अच्छे मूड में आ गई। और जब सब कुछ हो गया, टेप रिकॉर्ड ऑफ हो गया, तो मैंने उनसे पूछा कि अब मेरे पास कोई, अगर वो गेट आउट भी कह देती तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं जा ही सकता था। तो मैंने हिम्मत से काम लिया, मैंने कहा आपा अब सब कुछ हो गया, अब तो बता दीजिए कि शादी का क्या हुआ था। तो मुस्कुराए देखने लगे कि तुम शैतान नहीं मानोगे, लेकिन शर्त है कि लिखोगे नहीं। मैंने टेबल ऑन जगह वादा है मेरा, नहीं लिखूंगा। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प कहानी बताई कि ख्वाजा अहमद अब्बास से उनकी शादी तय हो गई थी, तारीख तय हो गई थी, जगह तय हो गई थी, सब कुछ तय हो गया था। एक दिन पहले ख्वाजा साहब उनके पास आए कि तो शादी का कार्ड दिखाना चाहते थे उनको और कुछ आखिरी चीज़ें तय करना थी, इसलिए आए थे वो। तो उन्होंने कहा जब वो आए और फिर जब चले गए तो मुझे ख्याल आया कि उन्होंने जो सूट पहन रखा था वो कुछ नीले ऊदे रंग का सूट था। मैं हैरान थी कि मैं किस शख्स से शादी कर रही हूँ, एक ऐसे शख्स से जिसको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। बस मैंने उसी वक्त फैसला किया कि शादी नहीं होगी और मैं शाम की ट्रेन पकड़कर अलीगढ़ के लिए रवाना हो गई। यानी दुल्हन अलीगढ़ चली गई और वहाँ बेचारे शादी वाले सब पहुँच गए, काजी साहब पहुँच गए, मेहमान पहुँच गए और दुल्हन का इंतज़ार करते रहे, लेकिन दुल्हन को नहीं पहुँचना था तो वो नहीं पहुँची। खैर बहरहाल हो गया, इंटरव्यू आ गया। अच्छा, ये हिंट भी मुझे एसपी सिंह ने ही दिया था, क्योंकि एसपी सिंह बॉम्बे में थे, उन दोनों धर्मियों में थे और ये वहाँ लिस्टेड वीकली में थी। तो एसपी ने चलते चलते मुझसे कहा था कि ज़रा उनसे शादी के बारे में ज़रूर पूछना, और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा जिक्र कर देना, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। खैर वो मैंने सबका कर दिया था, लेकिन मैं वापस आ गया। फिर हम इंटरव्यू लिखने में लग गए, लिखा, मैटर चला गया, फोटोग्राफ, कहानी उनकी हमने अनुवाद करवाई। सोहेल वहीद ने कहानी उनकी अनुवाद की थी, असद ज़ैदी साहब का भी उसमें आर्टिकल था। ये करके एक अच्छा एडिशन हमने निकाल दिया। मैं बड़ा खुश था, संडे को एडिशन आ गया, मैं सोमवार को खुशी खुशी ऑफिस पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं अपने कोबिन पहुंचा तो एसपी सिंह का बुलावा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं गया तो जैसे ही उनके कमरे में देखा तो एनी आप उनके सामने बैठी थी और हमारे चीफ एडिटर राजन माथुर जी भी वहाँ बैठे हुए थे। तो और अब मेरे पहुँचते ही एसपी सिंह ने कहा आपा ये आपके अपराधी आ गए। मैं डर गया, मैंने कहा इन्होंने कोई बहुत तगड़ी अपील सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ दायर कर दी। तो आपा ने मेरी तरफ देखा और अपने बैग से उन्होंने रविवार तक इशू निकाला, उसके हेडलाइन की तरफ इशारा करके पूछा ये क्या है। हेडलाइन था आम आदमी मेरा विषय नहीं रहा। तो मैंने कहा आपने ये कहा है, टेप रिकॉर्डर में है ये। लेकिन मैं कब कह रही हूँ कि मैंने नहीं कहा, लेकिन हेडलाइन के लिए लिखने के लिए कहा था क्या। अब जैसे ही हमने कहा तो एसपी सिंह मुस्कुराए, माथुर जी मुस्कुराए और एसपी सिंह ने कहा कि आपा जो हो गया सो हो गया। तो अब ऐसा करते हैं, इनकी सज़ा ये है कि आपको कहीं अच्छी जगह ले जाएंगे और आपको लंच कराएंगे। माथुर जी ने सज़ा और ऐड कर दी कि फिर आपको एक घर तक छोड़ कर आएंगे। खैर मैं आपा को लेके गया बाहर, ऑटो जो पकड़ी त्रिवेणी को उनको ले गया। त्रिवेणी के कैंटीन में मैंने उनकी पसंदीदा अंडे आलू की सब्ज़ी और पराठे, लच्छेदार पराठे सब खिलाया और वो 1 घंटा मेरा उनके साथ जो भी था बहुत ही दिलचस्प, बहुत बातें उसमें हुई। पर जब बाहर निकले तो मैंने ऑटो छोड़ रोका और वो उसमें बैठी, मैं भी बैठने लगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना घर का रास्ता पता है और वो चले गए। खैर ये तो हो गया। उसके बाद मैंने नोवा टाइम्स छोड़ दिया और मैं TVI में चला गया, टेलीविज़न दुनिया में चला गया। तो एक दिन मुझे पता लगा कि साहित्य अकेडमी में एनी आपा का एक लेक्चर है। तो मैं जानबूझ के गया इसलिए कि उनसे मुलाकात होगी। गया तो एनी आपा का लेक्चर शुरू हो चुका था, अंग्रेज़ी में धुआंधार अंग्रेज़ी में वो भाषण दे रही थी। क्या उनकी भाषा, क्या उनका डिक्शन और क्या उनका स्टाइल। जब मैं इंतज़ार करता रहा, जब उनका तकरीर ख़त्म तो मैंने देखा उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो मैं दौड़ के गया, उनको स्टेज से नीचे उतारने में मैंने मदद की। वो फिर मेरे साथ पीछे ही सीट पर आकर बैठ गए। मैंने कहा आपा मैं प्रिंट छोड़कर टेलीविज़न चला गया और एक फ़िल्म आप पे बनानी। तो उन्होंने मुझे अपना हाथ दिखाया प्लास्टर वाला, ये देख रहा भाई क्या है। अरे मैंने कहा मैं पूछा क्या हो गया। मैं गुस्सा आने में फिसल गई, मेरी हड्डी उड़ गई। तब तो तुमने पूछा नहीं, अब फिल्म बनाने आ गए हो तुम। मैंने कहा हमें पता नहीं चला। तो कैसे पता लगे, पता लगाने से पता चलता है। तुम सहाफ़ी हो, खबर घर ऑफिस चल के आती है क्या, दौड़ना धूपना पड़ता है ना, तो ऐसे ही पता करना चाहिए। अब ये मैंने उनसे माफ़ी मांगी। इसने में एक मोहतरमा पत्रकार थी, शायद नई नई आई थी वो आई। उन्होंने पहले तो मुझसे पूछा कि कुर्रतुल आप पर यही हैं क्या। मैंने कहा हाँ जी यही हैं। तो आपा के पास गई, उनका कि मैडम मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है, आपने क्या बोला है मुझे बता दीजिए। आपा ने उनकी तरफ ऊपर से देखा और कहा कि मैं ही बोलूँ और मैं ही याद रखूँ, अजीब लोग हो तो। हाँ अब मैंने क्या बोला मुझे क्या पता। वो बेचारी चुपचाप से चली गई। खैर उस दिन फिर मैंने उनको उनके घर तक छोड़ा। अब कई बरस बीत गए, फिर वो जाकिर से नोएडा आ गई। तो हमारे दोस्त हैं पत्रकार शाजी जमात साहब और दूसरे पत्रकार मधुर उपाध्याय, उन दोनों ने मुझसे कहा कि यार अपॉइंटमेंट लो, हमसे मिलना चाहते हैं।
मैं उनको फ़ोन किया तो बिल्कुल राज़ी नहीं थी। उन्होंने कहा तुम सहाफ़ी लोग हो, तुम पे भरोसा नहीं है, मैं बोलूँगी कुछ और तुम लिखोगे कुछ। मैंने कहा हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें आपके साथ चाय पीनी है। आप 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, 15 मिनट का टाइम दीजिए, हम आपसे मिलकर आ जाएंगे। 4-5 बार मैंने फ़ोन किया, हफ्ते 10 दिन बाद फिर उन्होंने कहा चलो आ जाओ। कौन कौन आएगा उनके बारे में परिचय हो गया। उन्होंने कहा ठीक है 15 मिनट तक रुकोगे और चले जाओगे। हाँ जी 15 मिनट रुकेंगे, चले जाएंगे। हम तीनों शादी साहब की गाड़ी से हम वहाँ पहुँचे। आप आती हैं वहाँ जाके हमने देखा कि कुलतुन हैदर हैं, उनका पूरा शेल्फ किताबों से भरा है। उस घर में वो अकेली हैं, सिर्फ काम वाली है और उसके बच्चे हैं। एक इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल, इतनी बड़ी विद्वान, इतनी बड़ी लेखिका, और बात वहाँ पता लगा कि कोई उनसे टच में नहीं है, उनसे बात नहीं होती, मेल मुलाकात नहीं होती। और सबसे बड़ी तकलीफ़ उनकी थी कि उनकी ज़बान को लेकर थी कि ज़बान में मैंने लिखा उसके पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं, किताबें छापने वाले कम होते जा रहे हैं, छापने वाले पैसे देने वाले नहीं हैं। ये सारी बातें रहीं, वो फ्यूचर में और पास में घूमते रहे, उनकी यादें चलती रही। बहुत लंबी बात हुई। हमने 1 चाय पी, 2 चाय पी, 3 चाय पी। जब भी हम उठना चाहते थे वो कहते थे 1 चाय पी लो। टाइम दिया था 15 मिनट का, लेकिन हमको 3 घंटे गुजर चुके थे। इतनी अच्छी बातें करती, लेकिन हम सबको कहीं ना कहीं जाना था। 6 बजे हम उठे तो इस वादे पे कि तुम अगली बार कब आओगे। तो हमने कहा हम जल्दी आएंगे। बाहर हम निकले तो फिर हमने उनको बताया कि आपा इस मामला सिर्फ उर्दू का नहीं है, हिंदी में भी यही हाल है। प्रकाशक किसी को पैसे नहीं देते हैं, पढ़ने वाले बहुत कम हैं, किताबें कम जाती हैं, इससे थोड़ा सुकून हुआ। खैर हम वहाँ से निकले। बाहर निकल के शादी ज़बान ने मुझसे पूछा कि आप क्या लिखेंगे आप। तो मैंने कहा कि वादा करके आए हैं कि नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन कभी कभी लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि आग का दरिया कैसे धीरे धीरे दर्द के दरिया में तब्दील हो गया। युवा कवि सौम्य मालवीय इस समय अपने कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह की वजह से चर्चा में है। सौम्य की कविताएं यथार्थ के कड़वेपन को तो सामने रखती ही हैं, मगर नए अर्थों की तरफ इशारा भी करती हैं। पेश है उनका कविता पाठ। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम सौम्य मालवीय है और आज मैं अपने संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है से 2 कविताएं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है सोनिया गांधी। नागौद वाली चाची, पन्ना वाली मामी, सालिमपुर वाली ताई, कंचनपुर वाली अम्मा और इटली वाली सोनिया गांधी। नागौद वाली चाची, पन्ना वाली मामी, सालिमपुर वाली ताई, कंचनपुर वाली अम्मा और इटली वाली सोनिया गांधी। जब वतन पितृभू हो तो औरतें आती ही हैं कहीं न कहीं से। जब वतन पितृभू हो तो औरतें आती ही हैं कहीं न कहीं से और जानी जाती हैं ससुराल में अपने नैहर के नाम से। मर्द चीथते हैं उनकी पहचान जब भी निगाह में खटकती हैं वे। मर्द चीथते हैं उनकी पहचान जब भी निगाह में खटकती हैं वे। मर्द चीथते हैं उनकी पहचान क्योंकि उनके सुअर बाड़े में आकर भी वे पालतू नहीं बनती। दूसरी कविता का शीर्षक है पाकिस्तान की मां की। पाकिस्तान की मां की का नारा सुना तो पहले पहले ख्याल आया कि क्या पाकिस्तान की मां भी है। पाकिस्तान की मां की का नारा सुना तो पहले पहल ख्याल आया कि क्या पाकिस्तान की मां भी है। अपनी मां का तो पता नहीं, बाप था सो उसे मार दिया। फिर अक्ल के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की मां हमारी भी मां हुई। सोचा क्या मुल्कों की माएं भी होती हैं या वे सिर्फ बापों की स्वैर कल्पनाओं से पैदा होते हैं। और अगर होती है तो बंटवारे के बाद वो किस बेटे के साथ रहती है। किसी मुकम्मल मां का तो पता नहीं, पर भारत और पाकिस्तान की नाजायज माएं तो कश्मीर में रहती हैं और अपने सौदागर बेटों से अपने खाविंदों की कब्रों का पता पूछती हैं। किसी मुकम्मल मां का तो पता नहीं, पर भारत और पाकिस्तान की नाजायज माएं तो कश्मीर में रहती हैं और अपने सौदागर बेटों से अपने खाविंदों की कब्रों का पता पूछती हैं।
पाकिस्तान की माँ की कहते हुए जब वतन परस्त दिल्ली से लेकर पटना तक गली गली अपनी जबानों से भारत पाकिस्तान खींचते हुए दौड़ते हैं, तो भारत माँ कहाँ होती है? जय जय की हुंकारों में या अजान की कातर पुकारों में? ठीक ठीक यही मुश्किल है माँ नाम की शय के साथ। बलवाइयों के बाप तो तय हो सकते हैं, माए नहीं। वतन का जिन पर मालिकाना है, उन्हें दूसरों की माओं की जगह बतानी है। ये और बात है कि माँ तो कोसारों पर फिसलती धूप है, हवाओं पर संतानों की गुमशुदगियां हैं, और दूसरों की माएं क्या पता अपनी ही माएं हैं। पाकिस्तान की माँ की सुनकर अगर आप खुद को नंगा महसूस नहीं करते, तो यकीनन आप अपने बाप की औलाद हैं, पर सिर्फ अपने बाप की। माँ तो पाकिस्तान की माँ के साथ बाहर है, माओं के अदृश्य जुलूस में शामिल, निर्वस्त्र और राष्ट्रविहीन। ताना बाना में आज बस इतना ही, लेकिन आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं tanaBana@satyhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नया अंक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।